दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूं। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा होता है। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला वर्ड आता है प्राइमोजेनिचर। दोस्तों इसे प्राइमोजेनिचर कहा जाता है, जिसका मतलब होता है ज्येष्ठाधिकार, यानी कि बड़े पुत्र को यानी कि बड़े बेटे को उत्तराधिकार मिलने की प्रथा। यानी कि प्राइमोजेनिचर एक ओल्ड लीगल सोशल सिस्टम है जिसमें फैमिली की जो प्रॉपर्टी होती है या फिर फैमिली का जो टाइटल होता है या फिर जो पावर होती है वो सबसे बड़े बेटे को, यानी कि जो फर्स्ट बॉर्न होता है उस बेटे को या फिर जो भी कोई मतलब कि फर्स्ट बॉर्न जो भी हो सकता है, जो बेटी है बेटा है कोई भी, तो उसको मिलती है सारी प्रॉपर्टी, उसका टाइटल या फिर उसकी पावर। इस सिस्टम में जो यंगर चिल्ड्रन है यानी कि जो मतलब कि सबसे छोटा वाला जो है उसको या तो कम हिस्सा मिलता है या फिर बिल्कुल कुछ भी नहीं मिलता है। तो ऐसे सिस्टम को प्राइमोजेनिचर कहा जाता है जिसमें सबसे बड़े बेटे को इनहेरिटेंस मिलती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे प्राइमोजेनिचर। दोस्तों इसी के साथ हमारे पास कुछ और भी एग्जाम्पल्स है, डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स, जिसे हम अच्छे से समझेंगे और जिससे आपको जो है वो प्राइमोजेनिचर क्या होता है ये भी अच्छे से समझ आएगा। जैसे कि हम कह सकते हैं अंडर प्राइमोजेनिचर द एल्डेस्ट सन इनहेरिटेड द लैंड, मतलब कि फैमिली की ज़मीन जो है वो बड़े बेटे को मिली। यानी कि प्राइमोजेनिचर के हिसाब से क्या हुआ कि मतलब कि सबसे एल्डेस्ट सन को, सबसे बड़े बेटे को जो है वो मतलब कि पूरी ज़मीन मिल गई और यंगर सन को कुछ भी नहीं मिला। या फिर हम कहेंगे मैनी रॉयल फैमिलीज फॉलोड प्राइमोजेनिचर, यानी कि मतलब कि बहुत सारी रॉयल फैमिलीज में बड़ा बेटा जो है वो नेक्स्ट रूलर बनता है, यानी कि नेक्स्ट शासनकर्ता बनता है, यानी कि सबसे बड़े बेटे को जो है वो सारे अधिकार मिलते हैं। या फिर हम कहेंगे प्राइमोजेनिचर ऑफन इग्नोर्ड यंगर सिबलिंग्स, यानी कि इसका मतलब क्या है कि प्राइमोजेनिचर इस सिस्टम में जो है वो छोटे भाई बहन को इंपॉर्टेंस कम मिलती है या फिर बहुत बार जो है वो उन्हें इस मामले में इग्नोर कर दिया जाता है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में ओवरऑल मीनिंग के लिए आपको बस इतना ध्यान रखना है कि प्राइमोजेनिचर का मतलब होता है इनहेरिटेंस सिस्टम जहां पर एल्डेस्ट सन को मेन प्रॉपर्टी या फिर टाइटल मिलता है, यानी कि जो सबसे बड़ा बेटा होता है उसे जो है वो मतलब कि सारी चीज़ें मिलती है, खानदान की जो भी सारी चीज़ें हैं वो बड़े बेटे को मतलब कि हैंड ओवर कर दी जाती है। और इस सिस्टम में जो यंगर सिबलिंग्स होते हैं उन्हें ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है या फिर कभी कभी कुछ भी नहीं मिलता है। तो इस सिस्टम को हम जो है वो प्राइमोजेनिचर कहते हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। दोस्तों अब अगर बात की जाए इसके सिनोनिम के बारे में, तो सिनोनिम में हमारे पास है इनहेरिटेंस, सक्सेशन, हेरिटेज या फिर बर्थ राइट। दोस्तों इनहेरिटेंस का क्या मतलब होता है? इनहेरिटेंस का मतलब अगर हम आम जिंदगी के हिसाब से समझे तो इसका सीधा मतलब होता है विरासत या फिर वांशिकता। यानी कि अगर पैसा या फिर प्रॉपर्टी के मामले में अगर विरासत को अगर हम समझें तो जब किसी के मरने के बाद उसकी जो ज़मीन है, उसका घर या फिर उसका जो पैसा है उसके बच्चे या फिर घर वालों को मिलता है तो वो इनहेरिटेंस ही होती है। यानी कि कोई चीज़ मतलब कि आपके ही जनरेशन वाले किसी लोगों को पास होना। या फिर बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस देखा जाए तो जब आपको आपके माता पिता से उनके फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि उनकी आंखों का रंग, उनकी कोई मतलब कि बालों के फीचर्स आपको मिल सकते हैं, बालों का रंग हो गया, बालों का टेक्सचर हो गया, तो उस तरीके से या फिर कोई आदत जो उनकी है और आप में आ गई तो वो एक तरीके से बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस होता है। यानी कि कोई ना कोई चीज़ जो है वो आपको आपके एंसेस्टर्स से मिलना एज अ विरासत या फिर जिसे हम वांशिकता कह सकते हैं उस तरीके से, तो वो होता है इनहेरिटेंस। ओके, इसी के बाद हमारा अगला वर्ड आता है सक्सेशन। दोस्तों सक्सेशन का मतलब होता है जब कोई चीज़ या फिर कोई पर्सन एक के बाद एक यानी कि एक पक्के ऑर्डर सीक्वेंस में आते हैं तो उसे सक्सेशन कहते हैं। जैसे कि अगर हम बायोलॉजी में समझें तो जब एक खाली पेड़ ज़मीन पर धीरे धीरे समय के साथ नए पेड़ पौधे और जानवर आते हैं तो एक मतलब कि पूरा जंगल बन जाता है। यानी कि मतलब कि खाली पड़ी ज़मीन पर क्या होता है, तो अगर मान लीजिए कि कोई खाली पड़ी ज़मीन है और उस पर जो है वो धीरे धीरे करके जो है वो लाइफ आ रही है, यानी कि वहाँ पर लाइफ ग्रो कर रही है, तो वो एक तरीके से सक्सेशन है, यानी कि उस चीज़ पर जो है वो मतलब कि तरक्की हो रही है। या फिर आम जिंदगी या फिर बिजनेस में अगर हम सक्सेशन को देखें तो जब एक राजा के बाद उसका बेटा गद्दी पर बैठता है या फिर उसका बेटा जो है वो क्राउन हासिल करता है, या फिर एक ऑफिस में मान लीजिए कि कोई सीईओ है, उसके बाद अगर मतलब कि कोई उसके हटने के बाद कोई नया सीईओ उसकी पोजीशन पर आता है तो वो भी एक तरीके से सक्सेशन कहलाता है।
तो दोस्तों इस तरीके से आपको समझना है कि सक्सेशन यानी क्या होता है। इसके बाद हमारा अगला सिनोनिम है हेरिटेज। दोस्तों हेरिटेज का सिंपल मतलब होता है धरोहर या फिर संस्कृति, यानी कि ऐसी चीज़ें, ऐसी परंपराएं या फिर इतिहास जो हमें हमारे पूर्वजों से, एंसेस्टर से मिला है बेसिकली। यानी कि हमें किससे मिला है, तो हमारी जो मतलब कि जा चुकी जनरेशन है, जैसे कि हमारे परदादा है, उनके दादा है, तो उनसे जो चीज़ हमें मिली है तो वो हमारी हेरिटेज है। हमारी कौन सी चीज़ें, जो हमारी परंपराएं हैं या फिर हमारा घराने का इतिहास है, जो भी सारी चीज़ें हैं, तो अगर वो हमारे एंसेस्टर से हमें मिली है, तो वो हमारे पूर्वजों से हमें मिली है, तो वो हमारे लिए हेरिटेज है और जिसे हम आगे आने वाली पीढ़ी के लिए संभाल कर रखने वाले हैं। यानी कि हम क्या करेंगे, तो हमारी आने वाली जनरेशन को वो सारी चीज़ें देंगे, हम उनके लिए एंसेस्टर्स बन जाएंगे, तो वो होगा हमारा हेरिटेज। कल्चरल हेरिटेज होता है जैसे कि हमारा रहन सहन, हमारे त्यौहार, हमारे तौर तरीके, खाना, पुराने किस्से या फिर संगीत जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। हम जो है वो मतलब कि हमें जो है वो हमारे दादा दादी से मिला और हम जो है वो मतलब कि हमारे यंगर जनरेशन को पास करेंगे, तो वो हो गया सांस्कृतिक हेरिटेज यानी कि कल्चरल हेरिटेज। बिल्ट हेरिटेज मतलब कि पुरानी इमारतें, यानी कि ऐतिहासिक जगह जैसे कि ताजमहल है, कुतुब मीनार है या फिर लाल किला है, जो हमें मतलब कि गुजरे ज़माने की याद दिलाते हैं, तो वो एक तरीके से क्या है, तो वो बिल्ट हेरिटेज है। तो इस तरीके से आप हेरिटेज का मतलब समझ सकते हैं कि जो चीज़ें हमें हमारे एंसेस्टर से मिली है और हम हमारे यंगर जनरेशन को, यानी कि आने वाली जनरेशन को पास करेंगे, तो वो सारी चीज़ें हम हेरिटेज में मतलब कि काउंट करते हैं। और हमारा चौथा जो है वो सिनोनिम है बर्थ राइट। दोस्तों बर्थ राइट का सिंपल मतलब होता है जन्म सिद्ध अधिकार, यानी कि एक ऐसा हक या फिर ऐसा अधिकार जो आपको किसी मेहनत से नहीं मिलता है, बल्कि सिर्फ एक खास परिवार, किसी खास देश या फिर समाज में पैदा होने की वजह से अपने आप मिल जाता है। जैसे कि अगर इसका सिंपलेस्ट एग्जाम्पल बताऊं तो आपके पापा की प्रॉपर्टी जो आपको जो है वो मतलब कि ऑटोमेटिकली थोड़े टाइम के बाद मिल ही जाती है। या फिर अगर मान लीजिए कि कोई बहुत ही ज़्यादा अमीर है, कोई बहुत ही बड़े घराने का है, तो उसे वो टाइटल, उसे वो ऑनर या फिर उसे वो जो पैसा है वो अपने आप मिल जाता है बिना किसी मेहनत के। तो इस तरीके से आपको समझना है कि बर्थ राइट क्या होता है। तो दोस्तों इस तरीके से ये जो है वो सारे हमारे सिनोनिम्स है, जिसमें हमने देखा इनहेरिटेंस, सक्सेशन, हेरिटेज और बर्थ राइट। आई होप आपको सिनोनिम जो है वो अच्छे से समझ आ चुके होंगे। दोस्तों अब अगर एंटोनिम की तरफ आए तो एंटोनिम में हमारे पास है डिसइनहेरिटेंस, एक्सक्लूजन, डेप्रिवेशन या फिर रेनंसिएशन। इन सारे वर्ड्स को भी हम एक एक करके डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहला हमारा वर्ड आता है डिसइनहेरिटेंस। दोस्तों डिसइनहेरिटेंस का सिंपल मतलब होता है विरासत से बेदखल करना या फिर अपनी ही औलाद को जो है वो संपत्ति से वंचित करना। यानी कि जब माँ बाप जो है वो या फिर कोई भी परिवार का जो बड़ा सदस्य है वो अपनी वसीयत में से किसी का नाम हटा देता है ताकि मरने के बाद उस इंसान को जो है वो कोई भी पैसा या फिर कोई भी प्रॉपर्टी का एक टुकड़ा भी ना मिले, तो उसे ही जो है वो डिसइनहेरिटेंस कहते हैं। यानी कि जो हेरिटेंस यानी कि जो इनहेरिटेंस यानी कि विरासत आपको मिलने वाली थी उसे हमेशा के लिए छीन लेने को ही क्या कहेंगे, हम डिसइनहेरिटेंस कहेंगे, यानी कि कोई भी हक ना मिलना, तो वो होता है डिसइनहेरिटेंस। दोस्तों इसके बाद है एक्सक्लूजन। दोस्तों एक्सक्लूजन का सिंपल मतलब होता है अलग रखना, निकाल देना या फिर किसी चीज़ को शामिल ना करना। इसी का ही सेंस आता है एक्सक्लूड करने से। ओके, यानी कि जब आप किसी इंसान, किसी चीज़ को या फिर किसी ग्रुप को किसी एक्टिविटी लिस्ट या फिर जगह से बाहर रख देते हो तो उसे एक्सक्लूजन कहते हैं। ओके, इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डेप्रिवेशन। दोस्तों डेप्रिवेशन का सिंपल मतलब होता है वंचित रहना, किसी ज़रूरी चीज़ की कमी होना। जब किसी इंसान को उसकी ज़िंदगी के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ें जैसे कि खाना, घर, पानी या फिर ये जो नींद है, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें नहीं मिल पाती है तो उस खराब हालत को डेप्रिवेशन कहते हैं। एंटोनी में ये जो वर्ड है वो डेप्रिवेशन इसीलिए यूज़ हुआ है ताकि वो जो यहाँ पर जो है वो मतलब कि संपत्ति के बारे में दिखाया जा सके कि अगर किसी को जो है वो मतलब कि वो अधिकार नहीं मिल रहा है, वो प्रॉपर्टीज़ नहीं मिल रही है, तो उस तरीके से हम जो है वो डेप्रिवेशन यानी कि अलग रखना, वंचित रखना, इस सेंस में हम जो है वो डेप्रिवेशन का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है रेनेंसिएशन। दोस्तों रेनेंसिएशन का सिंपल मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना, संन्यास ले लेना। यानी कि जब आप अपनी मर्जी से किसी बड़े पद को, किसी पोजीशन को, किसी हक को, किसी प्रॉपर्टी को या फिर किसी आम दुनिया की सुख सुविधाओं को हमेशा के लिए छोड़ देते हैं तो उसे हम रेनेंसिएशन कहते हैं। रेनेंसिएशन का क्या मतलब है, तो अपने आप से यानी कि अपने मन से जो है वो कोई चीज़ छोड़ना, कोई चीज़ त्याग देना या फिर किसी चीज़ से संन्यास ले लेना, तो वो होता है रेनेंसिएशन। आई होप आपको एंटोनिम सारे समझ आए होंगे। दोस्तों इन सारे एंटोनिम्स में जो है वो मतलब कि किसी चीज़ को छोड़ देने का या फिर किसी चीज़ से वंचित होने का, किसी चीज़ से दूर होने का, कोई चीज़ जो है वो ना मिल पाने का, इस तरीके का जो है वो सेंस आता है। यानी कि जो कि हमारे प्राइमोजेनिचर इस वर्ड से मतलब कि अपोजिट है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है अंडर द रूल ऑफ प्राइमोजेनिचर द एल्डेस्ट सन इनहेरिटेड द एंटायर एस्टेट।
यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि प्राइमोजेनिचर के रूल के हिसाब से क्या हुआ कि जो सबसे बड़ा बेटा है उसने जो है वो सारी जो मतलब कि जितनी भी प्रॉपर्टी थी, जितनी भी इस्टेट थी, वो सारी जो है वो मतलब कि खुद ले ली, यानी कि उसको मिल गई अपने आप। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि प्राइमोजेनिचर यानी क्या होता है और किस तरीके से हम इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है प्रोपोनेंट। दोस्तों प्रोपोनेंट का मतलब होता है समर्थक या फिर पक्षधर, यानी कि प्रोपोनेंट का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो किसी आइडिया, किसी प्लान या फिर किसी बिलीफ को स्ट्रांगली सपोर्ट करे और उसके फेवर में बोले। दोस्तों ये सिर्फ एग्री करना नहीं होता है बल्कि एक्टिवली उस आइडिया को प्रमोट करना भी होता है। यानी कि जब आप किसी चीज़ के फेवर में आते हो, किसी चीज़ को एडवोकेट करते हो, सपोर्ट करते हो, तो उसे हम प्रोपोनेंट करना कहते हैं। उसी तरीके से हमारे पास कुछ सिंपल डेली लाइफ के एग्जांपल्स भी है, जैसे कि हम कह सकते हैं शी इज़ अ प्रोपोनेंट ऑफ क्लीन एनर्जी, मतलब कि वो क्लीन एनर्जी को स्ट्रांगली सपोर्ट करती है, उसे प्रमोट करती है, उसे एडवोकेट करती है। या फिर हम कह सकते हैं ही बिकेम अ प्रोपोनेंट ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन, मतलब कि वो ऑनलाइन एजुकेशन के फेवर में एक्टिवली बोलने लगा या फिर उस ऑनलाइन एजुकेशन को वो उसके फेवर में है। या फिर हम कहेंगे द साइंटिस्ट वॉज अ प्रोपोनेंट ऑफ द न्यू थ्योरी, मतलब कि साइंटिस्ट नए थ्योरी को सपोर्ट और प्रमोट कर रहा था। यानी कि साइंटिस्ट क्या कर रहा था, तो नए थ्योरी के मतलब कि उसके साथ था, यानी कि वो उसे एडवोकेट करना चाहता था, उसे सपोर्ट करना चाहता था। तो इस तरीके से हम जो है वो इस एग्जाम्पल को समझ सकते हैं। यानी कि ओवरऑल मीनिंग के लिए आपको बस इतना ध्यान रखना है कि प्रोपोनेंट का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो किसी आइडिया या फिर किसी बिलीफ को सपोर्ट या फिर प्रमोट करता हो, उसका साथ देता हो, उसके साथ खड़ा होता हो, तो उसे हम कहेंगे प्रोपोनेंट। ओके, और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है सपोर्टर, एडवोकेट, चैंपियन या फिर प्रमोटर। दोस्तों हमारा सबसे पहला वर्ड आता है सपोर्टर। सपोर्टर का मतलब होता है साथ देने वाला। दोस्तों ये जो है वो सिर्फ ऐसा इंसान जो है वो सिर्फ पीछे से हाँ में हाँ मिलाता है, ताली बजाता है या फिर आपके लिए वोट देता है, खुद आगे बढ़कर ज़्यादा मेहनत नहीं करता, तो वो होता है सपोर्टर। यानी कि जो आपको मतलब कि पीछे पीछे से मतलब कि अपनी बातों से या फिर और किसी चीज़ से जो है वो सपोर्ट करता हो लेकिन किसी भी तरीके का एक्शन ना लेता हो, तो उसे हम सपोर्टर कहेंगे। एडवोकेट का क्या मतलब होता है, एडवोकेट का मतलब होता है वकील जैसा, यानी कि पक्ष लेने वाला, साथ देने वाला। ये सिर्फ सपोर्ट ही नहीं करता है बल्कि लोगों के सामने बोलकर और लॉजिक देकर उस आइडिया को सही साबित करने की कोशिश भी करता है। देन इसके बाद हमारा तीसरा सिनोनिम आता है चैंपियन। दोस्तों चैंपियन का मतलब होता है सबसे बड़ा रक्षक या फिर योद्धा, यानी कि ये सबसे पावरफुल है, ये सिर्फ बोलता ही नहीं है बल्कि उस बदलाव को लाने के लिए लड़ता भी है और सबसे आगे खड़ा भी रहता है। यानी कि ये जो है वो मतलब कि स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो सपोर्टर होता है ताकि वो उस चीज़ को जो है वो मतलब कि आगे तक ले जा सके। और आखिरी है हमारा प्रमोटर। प्रमोटर का मतलब होता है प्रचार करने वाला। इसका मेन मकसद होता है उस चीज़ को फेमस करना या फिर बेचना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो उससे जुड़े। इसमें जो है वो अक्सर बिजनेस या फिर पैसा शामिल होता है, यानी कि जो प्रमोटर, ये जो वर्ड है वो ज़्यादातर बिजनेस में या फिर पैसों के मामले में यूज़ होता है, क्योंकि इसका जो है वो मकसद ये होता है कि किसी चीज़ को ज़्यादा फेमस करना और उससे जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि सिनोनिम में हमारे पास है सपोर्टर, एडवोकेट, चैंपियन या फिर प्रमोटर। अब दोस्तों अगर बात की जाए एंटोनिम की, तो एंटोनिम में हमारे पास है ओपोनेंट, क्रिटिक, डिट्रैक्टर या फिर एडवर्सरी। दोस्तों ओपोनेंट का मतलब होता है विरोधी, यानी कि ये जो वर्ड है हम उसके लिए यूज़ करते हैं कि ये जो है वो दुश्मनी की वजह से नहीं बल्कि किसी मुकाबले या फिर नियम की वजह से आपके खिलाफ खड़ा होता है। यानी कि ये जो पर्सन होता है, जो ओपोनेंट होता है, वो किस वजह से आपके खिलाफ खड़ा होता है, तो किसी मुकाबले या फिर किसी नियम की वजह से। जैसे कि बेसिकली किसी खेल में होता है या फिर किसी इलेक्शन में होता है, उसमें हम जो है वो ओपोनेंट देख सकते हैं। हमारा दूसरा वर्ड आता है क्रिटिक। दोस्तों क्रिटिक का मतलब होता है आलोचक, यानी कि कमी निकालने वाला। यानी कि ये आपसे नफरत नहीं करता बल्कि आपके काम को ध्यान से देखकर उसकी अच्छाई और बुराई यानी कि कमियां बताता है ताकि आप जो है वो उसमें कोई चेंजेस या फिर सुधार कर सके, तो उसे हम क्या कहेंगे, क्रिटिक हम उसे कहेंगे। देन इसके बाद हमारा अगला क्या वर्ड है, वो है डिट्रैक्टर। दोस्तों डिट्रैक्टर का मतलब होता है निंदा करने वाला, हेटर जिसे हम कह सकते हैं। ये आपकी कामयाबी को छोटा दिखाने की कोशिश करता है और बिना किसी लॉजिकल वजह के आपको बुरा भला बोलता है ताकि आपकी इज्जत कम हो, यानी कि आपकी बेइज्जती हो जाए। और हमारा लास्ट वर्ड आता है इस एंटोनिम में एडवर्सरी। दोस्तों एडवर्सरी का मतलब होता है कट्टर दुश्मन या फिर जिसे हम शत्रु कह सकते हैं, यानी कि जो हमारा एनिमी होता है उसे। यानी कि ये सबसे खतरनाक है, ये सिर्फ मुकाबला नहीं करता बल्कि दिल से आपको अपना दुश्मन मानता है और आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है। तो इस तरीके से आप जो है वो मतलब कि इन सारे एंटोनिम्स के मतलब समझ सकते हैं, जहाँ पे हमने जो है वो प्रोपोनेंट और सपोर्टर, एडवोकेट, चैंपियन, प्रमोटर, ये सारी चीज़ें देखी थी जो मतलब कि किसी के फेवर में होते हैं, किसी का साथ देते हैं, किसी के लिए
खड़े होते हैं, किसी को सपोर्ट करते हैं। वही हमने जो अपोजिट वर्ड्स है उसमें ऐसा देखा है कि कोई किसी की निंदा कर रहा है, कोई आलोचक है, कोई कमी निकालता है, कोई विरोधी है, कोई दुश्मन है। तो इस तरीके के ये जो वर्ड है वो हमारे एंटोनिम में है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है शी वॉज अ स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉज। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए जो भी कानून है, जो भी लॉज है, जो भी तौर तरीके या फिर नियम है, उनको स्ट्रांगली जो है वो मतलब कि सपोर्ट करती है। यानी कि वो जो है वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉज की बहुत बड़ी समर्थक है, यानी कि पक्षधर है। यानी कि वो क्या करती है, तो उन सारी चीज़ों को सपोर्ट करती है, उन सारी चीज़ों को जो है वो मतलब कि एडवोकेट करती है, प्रमोट करती है, उनका प्रचार प्रसार करती है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि प्रोपोनेंट यानी क्या होता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है फ्लाउट। दोस्तों फ्लाउट का मतलब होता है अवहेलना करना या फिर खुलेआम किसी चीज़ का उल्लंघन करना। यानी कि फ्लाउट का मतलब होता है जानबूझकर किसी रूल, किसी लॉ या फिर किसी एडवाइस को इग्नोर करना या फिर उसे ओपनली तोड़ना। इसमें जो है वो डेलिबरेटली डिसरिस्पेक्ट करने वाला आइडिया होता है, मतलब कि जानबूझकर किसी चीज़ का उल्लंघन करना, ऐसा इसमें सेंस आपको दिखाई देगा। मतलब इंसान को रूल पता है फिर भी वो उसे फॉलो नहीं कर रहा है, या फिर उसे पता होने के बाद भी उसे जानबूझकर जो है वो रूल्स को मतलब कि ब्रेक कर रहा है, तोड़ रहा है या फिर उनको ब्रीच कर रहा है। तो ऐसे इंसान को हम जो है वो मतलब कि ऐसी एक्टिविटी को स्पेशली हम फ्लाउट करना कहते हैं। यानी कि रूल को जानबूझकर तोड़ना या फिर इग्नोर करना, तो उसे हम फ्लाउट कहेंगे। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जाम्पल्स है, जैसे कि हम कह सकते हैं ही फ्लाउटेड द ट्रैफिक रूल्स। मतलब कि उसने जानबूझकर ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं किए, यानी कि उसे पता थे कि क्या नियम है, क्या तौर तरीके हैं ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने के लिए, लेकिन फिर भी उसने जो है वो जानबूझकर उनको जो है वो मतलब कि तोड़ा। या फिर हम कहेंगे द कंपनी फ्लाउटेड सेफ्टी रेगुलेशंस। मतलब कि कंपनी ने सेफ्टी रूल्स को इग्नोर कर दिया या फिर सेफ्टी रूल्स को मतलब कि फॉलो नहीं किया। या फिर हम कहेंगे शी फ्लाउटेड हर पेरेंट्स एडवाइस। मतलब कि उसने अपने पेरेंट्स की एडवाइस नोइंगली इग्नोर कर दी, यानी कि उसे पता था फिर भी जो है वो उसने अपने पेरेंट्स की जो एडवाइस है उसे नहीं माना। यानी कि सिंपल वर्ड्स में ओवरऑल मीनिंग के लिए आपको इतना ध्यान रखना है कि फ्लाउट का मतलब होता है किसी रूल या फिर किसी अथॉरिटी को ओपनली इग्नोर या फिर वायलेट करना, उसका उल्लंघन करना, उसकी अवहेलना करना, उसको तोड़ना, ब्रीच करना, तो उसे हम कहते हैं फ्लाउट करना। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है डिफाई, डिसओबे, इग्नोर या फिर वायलेट। दोस्तों हमारा सबसे पहला वर्ड आता है डिफाई। दोस्तों डिफाई का मतलब होता है खुल्लम खुल्ला चुनौती देना। इसमें आप जो है वो सिर्फ मतलब कि मना नहीं करते हो, बल्कि आंखों में आंखें डालकर बिना डरे अकड़ के साथ विरोध करते हो, तो उसे हम डिफाई करना कहते हैं। डिसओबे हमारा अगला वर्ड है। डिसओबे का मतलब होता है हुक्म ना मानना, यानी कि किसी बड़े का, जैसे कि हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे टीचर है, हमारे घर में जो बड़े लोग होते हैं, दादा दादी या फिर कोई भी, तो उनके कहे को सीधे सीधे मना कर देना या फिर जो है वो कोई काम ना करना, उनको मतलब कि उनके नियमों का पालन ना करना, तो उसे हम डिसओबे कह सकते हैं। इग्नोर का मतलब होता है किसी चीज़ को टाल देना, किसी चीज़ को नज़रअंदाज कर देना, ध्यान ना देना। इसमें आप जो है वो किसी चीज़ के लिए लड़ते नहीं हैं, बल्कि सामने वाले की किसी बात को ऐसे सुनते हैं जैसे कि आपने कुछ सुना ही ना हो। मतलब कि आप जो है वो साइड बाय साइड अपना भी काम करते रहते हैं और उसको इग्नोर करते हैं। मतलब कि इग्नोर का वही मतलब होता है कि ध्यान ना देना, अनजान बनना। वायलेट का मतलब होता है कानून या फिर सीमा को तोड़ना, किसी चीज़ को मतलब कि ब्रेक करना, यानी कि किसी पक्के कानून, किसी नियम को या फिर किसी की प्राइवेसी को भंग कर देना या फिर उसे तोड़ देना, जिसके लिए आपको सज़ा भी मिल सकती है, तो उसे हम कहेंगे वायलेट करना। तो ये सारे हमारे क्या है, तो ये सारे हमारे हैं सिनोनिम्स। वही अगर एंटोनिम की बात करें, तो एंटोनिम में हमारे पास है ओबे, फॉलो, रिस्पेक्ट या फिर कंप्लाई। दोस्तों ओबे का मतलब होता है पालन करना, नियमों का पालन करना, यानी कि जैसे आपसे बड़े जो लोग हैं घर में, उनकी बातें मानना, टीचर्स की बातें मानना, सबकी बातें मानना, जैसे वो कहते हैं उनकी आज्ञा का पालन करना बेसिकली, तो उसे हम ओबे करना कहते हैं। फॉलो करना का मतलब भी यही होता है कि किसी चीज़ को जो है वो मतलब कि जैसा आपको कहा जाए वैसा कर देना, तो उसे हम फॉलो करना कहेंगे। रिस्पेक्ट का मतलब होता है किसी की इज्जत करना, किसी को सम्मान देना, ऑनर देना, तो वो रिस्पेक्ट होता है। कंप्लाई का भी मतलब होता है किसी चीज़ को जो है वो पूरा करना, किसी चीज़ को मतलब कि किसी की बातों को मानना, उनकी बातों से स्टिक करना, रिलेट करना, तो उसी चीज़ को हम जो है वो कंप्लाई कहते हैं। तो ये सारे हमारे क्या है, तो एंटोनिम्स है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है सम ड्राइवर्स फ्लाउट ट्रैफिक रूल्स एंड पुट अदर्स इन डेंजर। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि कुछ ड्राइवर्स, यानी कि जो कार चलाने वाले ड्राइवर्स होते हैं, वो कुछ ऐसे होते हैं कि वो जो है वो मतलब कि दूसरों की लाइफ जो है वो रिस्क में डाल देते हैं रूल्स को ब्रेक करके। यानी कि वो क्या करते हैं कि ट्रैफिक रूल्स को तोड़ते हैं और खुद के साथ साथ जो है वो दूसरों की लाइफ भी डेंजर में डाल देते हैं। तो इस तरीके से आपको समझना है कि फ्लाउट यानी क्या होता है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डिटॉन्ट।
दोस्तों इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो डिटॉन्ट है, ओके। और इसका मतलब होता है दो कंट्रीज या फिर दो ग्रुप्स के बीच में टेंशन का कम हो जाना या फिर उनके रिलेशंस का इम्प्रूव होना, उनके रिलेशंस में यानी कि उनके संबंधों में सुधार आना। ये जो वर्ड है वो स्पेशली पॉलिटिक्स या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस में यूज़ होता है जब एनिमीज यानी कि जो दुश्मन होते हैं, जो मतलब कि दुश्मन कंट्रीज होती है या फिर जो राइवल्स होते हैं, वो अपनी फाइट यानी कि मतलब कि अपने झगड़े को, अपनी दुश्मनी को कम करके पीसफुल रिलेशन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि मतलब कि शांति को मतलब कि प्राथमिकता देते हैं। तो उसे हम क्या कहेंगे, डिटॉन्ट करना उसे कहेंगे। यानी कि किन्हीं दो कंट्रीज़ में जो है वो मतलब कि जो एनिमीज़ है या फिर जो राइवल्स हो रहे हैं, जो मतलब कि जो भी फाइट हो रही है उनका कम करके मतलब कि पीसफुल रिलेशंस को मतलब कि बढ़ावा देना, तो उसे हम डिटॉन्ट कहेंगे। डिटॉन्ट का सिंपल मतलब होता है टेंशन कम होना और रिलेशन बेटर होना। उसी तरीके से हमारे पास कुछ सिंपल डेली लाइफ के एग्जांपल्स है, जैसे कि हम कहेंगे देयर वॉज डिटॉन्ट बिटवीन द टू कंट्रीज, मतलब कि दोनों कंट्रीज के बीच हॉस्टिलिटी कम हो गई, यानी कि उनके दोनों कंट्रीज के बीच में जो है वो मतलब कि दुश्मनी कम हो गई। या फिर हम कहेंगे द टॉक्स लीड टू डिटॉन्ट, मतलब कि डिस्कशन की वजह से क्या हुआ कि टेंशन जो है वो रिड्यूस हुई। यानी कि दो ग्रुप हो सकते हैं, कोई कंट्रीज हो सकती है, उन्होंने डिस्कस किया अपनी प्रॉब्लम के ऊपर, और वो जो प्रॉब्लम्स के ऊपर डिस्कस करने की वजह से क्या हुआ कि उनकी जो सारी टेंशन्स है, उनके जो सारे मतलब कि जितने भी पुराने मतलब कि जो भी कुछ उनके बीच हुआ था, तो वो सारी चीज़ें कम हो गई और उनके बीच जो है वो अब जो है वो एक पीसफुल स्टेटमेंट बना है। या फिर हम कहेंगे आफ्टर ईयर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट डिटॉन्ट फाइनली बिगेन। इसका मतलब है कि बहुत सालों के कन्फ्लिक्ट के बाद, यानी कि बहुत सालों के तनाव के बाद पीस जो है वो इम्प्रूव होना स्टार्ट हुआ है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि डिटॉन्ट का मतलब होता है अपोजिंग साइड्स के बीच टेंशन का रिड्यूस होना और पीसफुल रिलेशंस का इम्प्रूव होना, तो उसे हम कहेंगे डिटॉन्ट। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है रिलैक्सेशन, रिकंसिलिएशन, हार्मनी या फिर अकॉर्ड। दोस्तों हमारा सबसे पहला वर्ड आता है रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन का मतलब होता है आराम या फिर ढीलापन या फिर सुकून, जिसे हम कह सकते हैं। यानी कि शरीर और दिमाग की थकान मिट जाना या फिर किसी सख्त नियम को थोड़ा हल्का या फिर थोड़ा ढीला कर देना, यानी कि जिससे क्या होता है कि हमारे हमारे लिए जो है वो थोड़ा पीसफुल हो जाता है। तो उसी सेंस में यहाँ पर रिलैक्सेशन का यूज़ किया गया है। रिकंसिलिएशन का मतलब होता है सुलह, यानी कि दोबारा जो है वो दोस्ती करना, यानी कि किसी पुराने झगड़े या फिर दुश्मनी को ख़त्म करके आपसी रिश्ते को दोबारा ठीक करना, तो उसे रिकंसिलिएशन कहते हैं। हार्मनी का मतलब होता है एकता या फिर तालमेल, यानी कि सुरूर, जिसे हम कह सकते हैं। यानी कि जब सब लोग बिना किसी झगड़े के एक दूसरे के साथ बहुत ही प्यार से और शांति से रहते हैं, पीसफुल तरीके से, तो उसे हम जो है वो हार्मनी कहेंगे। एक तरीके से सौहार्द की भावना या फिर एक सामंजस्य की भावना जिसे हम कहते हैं, तो उसे हम हार्मनी कह सकते हैं। अकॉर्ड का मतलब होता है समझौता या फिर एग्रीमेंट, जिसे हम कहेंगे। जैसे कि दो बड़े देश, कंपनीज या फिर लोगों के बीच एक पक्की और ऑफिशियल जो है वो रजामंदी होना एग्रीमेंट के थ्रू, तो उसे हम क्या कहेंगे, अकॉर्ड हम उसे कहेंगे। वहीं अगर एंटोनिम में देखा जाए तो एंटोनिम में हमारे पास क्या है, एंटोनी में हमारे पास है कन्फ्लिक्ट, टेंशन, हॉस्टिलिटी, डिस्कॉर्ड। दोस्तों कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है वाद विवाद होना, झगड़ा होना, बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट होना, तो उसे हम कन्फ्लिक्ट और टेंशन कह सकते हैं। हॉस्टिलिटी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा दुश्मनी होना, बहुत ज़्यादा नफरत की भावना होना किसी के प्रति। दो देशों के बीच हो सकता है, दो ग्रुप्स के बीच हो सकता है, लोगों के बीच हो सकता है। तो जब आप जो है वो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा नफरत फील करते हो या फिर आपके बीच दुश्मनी होती है, तो उसे हम हॉस्टिलिटी कहते हैं। और डिस्कॉर्ड का मतलब होता है, जैसे कि यहाँ पर हमने अकॉर्ड का मतलब पढ़ा था समझौता, एग्रीमेंट होना। डिस्कॉर्ड का मतलब उसका उल्टा होता है, जैसे कि मतलब हर चीज़ में अपोज होना, हर चीज़ में जो है वो वाद विवाद होना या फिर समझौता ना होना। कोई चीज़ मतलब कि जहाँ पर जो है वो कंट्रीज़ या फिर कोई भी लोग जो है वो एग्री नहीं करते हैं या फिर जो है वो मतलब कि उनके विचारों का कोई तालमेल नहीं होता है, समझौता नहीं हो पाता है, तो उसे हम जो है वो डिस्कॉर्ड कहेंगे। तो ये सारे हमारे क्या है, तो एंटोनिम्स है। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है द पीस टॉक्स लेड टू अ पीरियड ऑफ डिटॉन्ट बिटवीन द टू नेशंस। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि जब से जो है वो दो नेशंस यानी कि जो दो कंट्रीज़ है उनके बीच में जो है वो पीस टॉक्स होने लगी है, यानी कि मतलब कि एक तरीके से जो है वो जब से उन्होंने डिस्कस किया है अपनी प्रॉब्लम्स के ऊपर और उन्होंने जो है वो सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की है, तब से उनके बीच में जो है वो एक डिटॉन्ट का पीरियड आ चुका है। मतलब कि एक तनाव की कमी आई है, टेंशन में मतलब कि कमी आई है, उनके रिलेशंस में जो है वो मतलब कि सुधार होने लगा है, उनके बीच में जो है वो एक पीसफुल रिलेशन बिल्ट हो रहा है। तो इस तरीके से आपको समझना है कि डिटॉन्ट यानी क्या होता है और किस तरह हम इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है अनॉमली।
दोस्तों अनोमली का मतलब होता है असामान्यता, विचित्रता या फिर अपवाद। यानी कि अनोमली का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो नॉर्मल पैटर्न या फिर एक्सपेक्टेशन से यानी कि हमारी उम्मीद से बिल्कुल ही अलग होती है। मतलब कुछ अनयूजुअल, कुछ अजीब सा, कुछ एबनॉर्मल सा जो बाकी सबसे मैच ना करे, ऐसी चीज़ों को हम अनोमली कहते हैं। अनोमली का क्या मतलब होता है? अनयूजुअल या फिर एबनॉर्मल चीज़। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स है, जैसे कि हम कह सकते हैं द साइंटिस्ट फाउंड एन अनोमली इन द डेटा। मतलब कि डेटा में एक अनयूजुअल चीज़ मिली, यानी कि कुछ अजीब चीज़ मिली जो बाकी सब रिजल्ट से बहुत ही ज़्यादा अजीब थी या फिर अलग थी। यानी कि ऐसा जो है वो कभी भी हुआ नहीं था, और ये क्या है तो थोड़ा अजीब है, थोड़ा अनयूजुअल है, जो बाकी चीज़ों से मिलता जुलता नहीं है, तो उसे हम अनोमली कहेंगे। या फिर हम कह सकते हैं हिज बिहेवियर वॉज एन अनोमली। मतलब कि उसका बिहेवियर नॉर्मल से थोड़ा डिफरेंट था। या फिर हम कहेंगे वार्म वेदर इन विंटर इज़ एन अनोमली। मतलब कि विंटर में अनयूजुअल गर्मी होना नॉर्मल नहीं है, यानी कि विंटर्स में जो है वो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाना, ये जो है वो थोड़ी अजीब बात है। तो इसी तरीके से हम जो है वो इसे अनोमली कह सकते हैं। यानी कि सिंपल वर्ड्स में अनोमली का मतलब होता है कोई अनयूजुअल चीज़ जो नॉर्मल पैटर्न से बिल्कुल ही अलग हो, तो उसे हम अनोमली कहेंगे। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है इरेगुलरिटी, एबनॉर्मलिटी, ऑडिटी या फिर डेविएशन। दोस्तों सबसे पहला हमारा वर्ड आता है इरेगुलरिटी। दोस्तों इरेगुलरिटी का मतलब होता है गैर कानूनी या फिर बेतरतीब, यानी कि अनियमितता। यानी कि किसी नियम, कोई रूटीन या फिर कोई फिक्स पैटर्न में बदलाव होना। इसमें जो है वो अक्सर कोई फ्रॉड या फिर कोई लापरवाही शामिल होती है, तो उसे हम जो है वो इरेगुलरिटी कहते हैं। यानी कि जो चीज़ रेगुलर नहीं है, नॉर्मल पैटर्न में नहीं है, इरेगुलर है, तो उसे हम इरेगुलरिटी कहेंगे। इसके बाद है एबनॉर्मलिटी। दोस्तों एबनॉर्मलिटी का मतलब होता है जो चीज़ नॉर्मल नहीं है, जो चीज़ विकृत है। यानी कि किसी चीज़, कोई शरीर या फिर कोई दिमाग की कोई ऐसी हालत होना जो नेचुरल या फिर हेल्दी नहीं है। इसमें बेसिकली जो है वो कोई बीमारी या फिर खराबी होने का सेंस आता है। देन इसके बाद हमारा वर्ड है ऑडिटी। दोस्तों ऑडिटी का मतलब होता है अजीबो गरीब, यानी कि अनोखी या फिर विचित्र चीज़। यानी कि एक ऐसी अजीब, अनोखी या फिर दुर्लभ, यानी कि रेयर चीज़ जो हमें नुकसान तो नहीं पहुंचाती, लेकिन उसे देखकर जो है वो सब लोग हैरान रह जाते हैं। तो ऐसी चीज़ को हम क्या कहेंगे? ऑडिटी कहेंगे, यानी कि जो चीज़ अजीब है। डेविएशन। डेविएशन का मतलब होता है रास्ते से भटकना, विचलन जिसे हम कहते हैं। यानी कि एक तय रास्ते या फिर एक स्टैंडर्ड या फिर एक टारगेट से थोड़ा अलग या फिर दूर निकल जाना। यानी कि जैसे यूजुअली कोई चीज़ होती है वैसा ना होकर थोड़ा सा उसमें थोड़ा बदलाव होना, थोड़ी वो चीज़ अजीब होना, तो उसे हम डेविएशन कह सकते हैं। तो इस तरीके से आपको जो है वो ये सारे सिनोनिम्स ध्यान रखने हैं। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एंटोनिम की, तो एंटोनिम में हमारे पास है नॉर्मलिटी, रेगुलरिटी, स्टैंडर्ड, कंफर्मिटी। दोस्तों इन चारों का ही क्या मतलब होता है? जो चीज़ नॉर्मल है, रेगुलर है, स्टैंडर्ड है, यानी कि जो चीज़ कंफर्म्ड है। कंफर्मिटी यानी कि जो चीज़ जैसी होनी चाहिए वैसी है, उसमें कोई अजीब नहीं है। यानी कि जिसे देख के जो है आपको कोई भी हैरानी नहीं हो सकती, या फिर जो चीज़ जैसी नॉर्मल स्टेट में होनी चाहिए उसी तरीके से है, उसमें कोई स्लाइट चेंज भी नहीं है या फिर कोई अजीब नहीं है, अनयूजुअल उसमें कोई बात नहीं है। तो ऐसी चीज़ों को हम जो है वो नॉर्मलिटी, रेगुलरिटी, स्टैंडर्ड या फिर कंफर्मिटी कह सकते हैं, जो कि हमारे क्या है तो एंटोनिम्स है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है द सडन ड्रॉप इन टेम्परेचर वाज कंसिडर्ड एन अनॉमली बाय द साइंटिस्ट। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो अचानक से जो टेम्परेचर में मतलब कि गिरावट आई थी, उसे जो है वो साइंटिस्ट ने अनॉमली कहा, यानी कि उसे थोड़ा अनयूजुअल कहा। यानी कि ऐसी चीज़ जो है वो मतलब कि हमेशा होती नहीं है, आज अगर हुई है तो ये थोड़ी चीज़ अजीब है, स्ट्रेंज है, यानी कि अनयूजुअल है। तो इस तरीके से आपको समझना है कि अनॉमली यानी क्या होता है और किस तरीके से हम इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है ऑटोनॉमी। दोस्तों ऑटोनॉमी का मतलब होता है स्वायत्तता, आत्मशासन या फिर स्वतंत्रता। यानी कि ऑटोनॉमी का मतलब होता है खुद से डिसीजन लेने की फ्रीडम या फिर इंडिपेंडेंस, बिना किसी और के कंट्रोल के। ओके, ये किसी पर्सन, किसी ग्रुप, किसी ऑर्गेनाइजेशन या फिर रीजन के लिए यूज हो सकता है जब वो अपने रूल्स और चॉइसेस खुद डिसाइड कर ले। यानी कि जब अपने डिसीजन और एक्शन खुद को कंट्रोल करने की फ्रीडम किसी पर्सन को, किसी ग्रुप को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी रीजन को मिल जाती है, तो उसे हम ऑटोनॉमी कहते हैं। ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है? सेल्फ कंट्रोल या फिर सेल्फ रूल। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स है, जैसे कि हम कह सकते हैं टीनेजर्स वांट मोर ऑटोनॉमी। मतलब कि जो टीनेजर्स होते हैं उन्हें अपने डिसीजन खुद लेना मतलब कि पसंद होता है। उन्हें जो है वो ज़्यादा इंडिपेंडेंस चाहिए होती है, ज़्यादा जो है वो आज़ादी चाहिए होती है। उन्हें जो है वो अपना डिसीजन जो है वो खुद लेना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। या फिर हम कहेंगे द रीजन वॉज गिवन ऑटोनॉमी। मतलब कि उस एरिया को अपने रूल्स और गवर्नेंस का जो फ्रीडम है वो दिया गया। यानी कि वो कुछ भी मतलब कि कोई भी रूल्स जो है वो अपने हिसाब से बना सकती है, अपने तौर तरीके, अपने जो शासन की जो भी प्रणाली है, जो भी मतलब कि काम करने का एक जो तरीका है वो खुद डिसाइड कर सकता है वो पर्टिकुलर रीजन।
या फिर हम कह सकते हैं एम्प्लॉयज़ वर्क बेटर विथ ऑटोनॉमी, मतलब कि जो कर्मचारी है, जो एम्प्लॉयज़ है, वो इंडिपेंडेंस अगर उन्हें दिया जाए, उन्हें जो है वो ऑटोनॉमी अगर दी जाए तो वो बेटर काम कर सकते हैं, बेटर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। अगर उन पर किसी और का प्रेशर ना हो, दबाव ना हो, उनको अगर इंडिपेंडेंस, आज़ादी मिले तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। इस तरीके से बताया गया है। दोस्तों ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है इंडिपेंडेंस, सेल्फ गवर्नेंस या फिर फ्रीडम। इंडिपेंडेंस का आपको मतलब पता है, इंडिपेंडेंस का मतलब होता है आज़ादी, स्वतंत्रता। सेल्फ गवर्नेंस का क्या मतलब होता है? सेल्फ गवर्नेंस का सिंपल मतलब होता है आत्मनिर्भरता या फिर स्वराज, जिसे हम कह सकते हैं। यानी कि जब कोई देश, कोई समाज, कोई परिवार या फिर खुद एक इंसान अपने फैसले खुद लेता है बिना किसी बाहरी दबाव के या फिर दूसरे के हुक्म के, तो उसे हम सेल्फ गवर्नेंस कहते हैं। सेल्फ गवर्नेंस में आपको किसी से समझौता नहीं करना पड़ता है, आप अपने खुद के मर्जी के मालिक होते हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? सेल्फ गवर्नेंस कहेंगे। और फ्रीडम का मतलब आपको पता है, फ्रीडम का मतलब होता है आज़ादी होना या फिर स्वतंत्रता होना। वही अगर एंटोनिम के पास आए तो एंटोनिम में हमारे पास है डिपेंडेंस, सबॉर्डिनेशन या फिर कंट्रोल। दोस्तों डिपेंडेंस का क्या मतलब होता है? निर्भरता, यानी कि एक तरीके से मजबूरी, जिसे हम कहेंगे। जब आप किसी ज़रूरी चीज़ जैसे कि पैसा, खाना या फिर कोई सहारे के लिए पूरी तरह दूसरे पर निर्भर होते हो, इसमें दुश्मनी नहीं है लेकिन मजबूरी होती है आपकी, जो है वो डिपेंड होने की जब मजबूरी होती है किसी चीज़ पर, तो उसे हम जो है वो डिपेंडेंस कहते हैं, यानी कि किसी चीज़ पर निर्भर होना। हमारा सेकेंड वर्ड आता है सबॉर्डिनेशन। सबॉर्डिनेशन का क्या मतलब होता है? नीचे का पद, यानी कि अधीनता, जिसे हम कहते हैं। यानी कि किसी नियम या फिर सिस्टम के तहत किसी बड़े ऑफिसर या फिर बॉस के नीचे रहकर काम करना। यानी कि इसमें आपको जो है वो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंस नहीं मिलती है, पूरी तरीके से आज़ादी नहीं मिलती है। इसमें जो है वो आपकी रैंक छोटी होती है, आपका ओहदा छोटा होता है और आपको जो है वो किसी के अंडर कंट्रोल काम करना पड़ता है। यानी कि इसमें क्या है, तो आपको बिल्कुल भी इंडिपेंडेंस नहीं है। ऑटोनॉमी का क्या मतलब है? ऑटोनॉमी का मतलब ही इंडिपेंडेंस है। और हम एंटोनिम देख रहे हैं सबॉर्डिनेशन। सबॉर्डिनेशन में बिल्कुल भी इंडिपेंडेंस नहीं है, आप जो है वो किसी के हाथ के नीचे काम करते हो। कंट्रोल का मतलब होता है काबू करना या फिर हुक्म चलाना। बेसिकली जब कोई दूसरा इंसान या फिर ताकत आपके फैसलों को चलाता है, आपको वही करना पड़ता है जो वो कहता है, तो उसे हम कंट्रोल करना कहते हैं बेसिकली। तो ये जो सारे एंटोनिम्स है उसमें एक तरीके की ऐसी भावना है कि आपके पास स्वतंत्रता नहीं है, आपके पास इंडिपेंडेंस नहीं है, या तो आप किसी के ऊपर डिपेंड हो या फिर आप जो है वो किसी के नीचे काम कर रहे हो, किसी के अंडर काम कर रहे हो, या फिर आपके पास जो है वो मतलब कि कोई फ्रीडम नहीं है, आपको कंट्रोल किया जा रहा है। तो ये सारा सेंस जो है वो हमारे एंटोनिम इन सारे वर्ड से आ रहा है। तो दोस्तों एंटोनिम के बाद अब अगर एग्जाम्पल की तरफ आए तो एग्जाम्पल में हमारे पास है द रीजन वॉज ग्रांटेड ग्रेटर ऑटोनॉमी टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि उस पर्टिकुलर एरिया, उस पर्टिकुलर रीजन को जो है वो मतलब कि ग्रेटर ऑटोनॉमी जो है वो ग्रांट की गई, यानी कि उनको जो है वो मतलब कि आत्मशासन जो है वो उसका करने का फैसला उन्हें मतलब कि दिया गया। उनको जो है वो ये मतलब कि ये जो चीज़ है वो उनको जो है वो ग्रांट की गई टू मैनेज इट्स ओन अफेयर, ताकि वो जो है वो अपने सारे जो डिसीजंस है, उनकी जो एक्शंस है, जो सारी चीज़ें हैं वो खुद अपने दम पर जो है वो मैनेज कर सके। यानी कि वो कैसी है, तो अब सेल्फ गवर्नेंस वहाँ पर जो है वो आ चुकी है। उन पर किसी का रूल नहीं है, किसी का कंट्रोल नहीं है, वो जैसा चाहे वैसा जो है वो अपने सिस्टम को चला सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि ऑटोनॉमी यानी क्या होता है और किस तरीके से हम इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर इसके बाद वाले हमारे अगले वर्ड की बात करें तो हमारा अगला वर्ड है जगरनॉट। दोस्तों जगरनॉट का मतलब होता है अपार शक्ति या फिर अजेय शक्ति। यानी कि जगरनॉट का मतलब होता है बहुत ही पावरफुल, ह्यूज, अनस्टॉपेबल फोर्स या फिर ऑर्गेनाइजेशन जो कि अपने रास्ते में आने वाली चीज़ों को इजीली ओवर पावर कर दे, यानी कि पीछे हटा दे। ये जो वर्ड है वो किसी स्ट्रॉन्ग कंपनी, किसी स्ट्रॉन्ग टीम, मूवमेंट या फिर सिस्टम के लिए यूज़ होता है जो कंटिन्यूसली डोमिनेट करती है, यानी कि सबसे ऊपर होती है, सबसे पावर में होती है, सबसे इन्फ्लुएंस में होती है। तो उसे हम जो है वो जगरनॉट कहते हैं। यानी कि जगरनॉट का मतलब क्या होता है कि बहुत ही पावरफुल होना या फिर जिसे रोकना मुश्किल है, यानी कि बहुत ही जो मतलब कि अनस्टॉपेबल फोर्स है जिसे हम रोक नहीं सकते, तो ऐसी चीज़ों को हम जगरनॉट कहेंगे। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स है, जैसे कि हम कह सकते हैं द कंपनी बिकेम अ टेक जगरनॉट, मतलब कि कंपनी टेक्नोलॉजी फील्ड में बहुत ही पावरफुल और डोमिनेंट बन गई है, यानी कि सबसे ऊपर वही कंपनी है। या फिर हम कहेंगे देयर टीम इज़ अ जगरनॉट इन द लीग, मतलब कि टीम इतनी स्ट्रांग है कि उसे हराना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। या फिर हम कहेंगे सोशल मीडिया हैज़ बिकम अ कल्चरल जगरनॉट, मतलब कि सोशल मीडिया सोसाइटी पर बहुत ही पावरफुल इन्फ्लुएंस जो है वो मतलब कि बन चुका है। यानी कि सोशल मीडिया क्या कर रहा है, तो हमारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा मतलब कि प्रभाव डाल रहा है। तो इस तरीके से आपको समझना है कि जगरनॉट यानी क्या होता है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है।
अब दोस्तों अगर बात की जाए अगर इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है पावर हाउस, जायंट, कलॉसिस या फिर फोर्स। दोस्तों पावर हाउस का मतलब होता है ऊर्जा या फिर एनर्जी का भंडार, यानी कि एक ऐसी जगह, कोई ऐसी टीम या फिर कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो कि बहुत ही ज़्यादा काम, एनर्जी या फिर सक्सेस जो है वो मतलब कि ग्रो करता है, पैदा करता है, तो उसे हम पावर हाउस कहेंगे। जायंट का मतलब होता है अपने फील्ड में सबसे बड़ा खिलाड़ी, यानी कि एक ऐसी कंपनी या फिर एक ऐसा इंसान जो साइज, पैसा या फिर मार्केट शेयर में बाकी सबसे बहुत ही आगे और फिर या फिर बहुत ही बड़ा हो, जो डोमिनेंट हो, यानी कि जो सबसे मतलब कि आगे है, जो सब पे रूल करता है। कोलोसस का क्या मतलब होता है? कोलोसस का मतलब होता है महामानव या फिर विशाल मूर्ति या फिर महाशक्ति भी हम इसे कह सकते हैं। एक ऐसी हस्ती या फिर एक ऐसी चीज़ जो अपने बेहद बड़े साइज या फिर बहुत ही ज़्यादा सम्मान या फिर रिस्पेक्ट की वजह से सब पर भारी पड़ती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? कोलोसस कहेंगे। यानी कि जो मतलब कि बहुत ही बड़ी है ओहदे में, बेसिकली पोजीशन में, तो उसे हम कलॉसस कहेंगे। फोर्स का मतलब होता है असर या फिर प्रभाव, एक ऐसी शक्ति जो सोच या फिर बाकी लोगों के फैसलों को बदल देती है या फिर बदलाव लेकर आती है, तो उसे हम फोर्स कह सकते हैं, जो कि हमारे क्या है, तो सिनोनिम्स है। एंटोनिम की अगर बात करें तो एंटोनिम में हमारे पास है वीकनेस, स्मॉलनेस, फ्रेजिलिटी, इन्फेरियोरिटी। वीकनेस का मतलब होता है कमजोरी, कोई चीज़ जो है वो कमज़ोर होना, ओके। स्मॉलनेस का मतलब होता है कोई चीज़ छोटी होना, उतनी बड़ी ना होना, उतनी डोमिनेंट ना होना। फ्रेजिलिटी का मतलब होता है कोई चीज़ नाजुक होना बहुत ही, यानी कि जैसे वीक का आइडिया ही हमें इससे मिलता है। फ्रेजाइल का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ही नाजुक होना, आसानी से जिसे हम जो है वो तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, जिसे हम अपने हिसाब से बदल सकते हैं, तो उसे हम फ्रेजाइल या फिर फ्रेजिलिटी कह सकते हैं। इन्फेरियोरिटी का मतलब होता है जो चीज़ दुय्यम है, गौण है, छोटी है, जिसका ओहदा कम है, तो ऐसी चीज़ों को हम इन्फेरियोरिटी में काउंट कर सकते हैं। तो ये सारे हमारे क्या है, तो एंटीनिम्स है। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है द कंपनी बिकेम ए जगरनॉट इन द टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो कंपनी है वो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में जो है वो सबसे बड़ी बन गई, यानी कि सबसे मतलब कि डोमिनेंट बन गई, सबके ऊपर वही रूल कर रही है, उसका ही सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, उसका ही सबसे ज़्यादा जो है वो मार्केट में असर है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि जगरनॉट यानी क्या होता है और किस तरीके से हम इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अब अगर बात की जाए इसके बाद हमारे अगले वर्ड की, तो हमारा वर्ड आता है डिसएनफ्रेंचाइजमेंट। दोस्तों डिसएनफ्रेंचाइजमेंट का मतलब होता है अधिकारों से वंचित करना, यानी कि बेसिकली इनफ्रेंचाइजमेंट का मतलब होता है जब किसी पर्सन या फिर किसी ग्रुप से उनके जो अधिकार है, उनके जो राइट्स है, स्पेशली उनके वोटिंग राइट्स या फिर उनके जो पार्टिसिपेशन का हक है, वो अगर छीन लिया जाए, तो उसे हम डिसइनफ्रेंचाइजमेंट कह सकते हैं। इसमें जो है वो लोग सिस्टम का पार्ट होते हुए भी डिसीजन मेकिंग से बाहर कर दिया जाता है उन्हें, तो उसे हम जो है वो डिसइनफ्रेंचाइजमेंट कहेंगे। यानी कि इसका मतलब क्या होता है, राइट्स या फिर वोटिंग पावर छीन लेना। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स है, जैसे कि हम कह सकते हैं द लॉ कॉज्ड डिसएनफ्रेंचाइजमेंट ऑफ पुअर वोटर्स, मतलब कि लॉ की वजह से पुअर यानी कि जो गरीब लोग हैं वो वोटिंग राइट्स प्रॉपरली यूज नहीं कर पाए। या फिर हम कहेंगे पीपल प्रोटेस्टेड अगेंस्ट पॉलिटिकल डिसएनफ्रेंचाइजमेंट, मतलब कि लोग अपने अधिकार छीने जाने के अगेंस्ट जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, खिलाफ जा रहे हैं उस चीज़ के। या फिर हम कहेंगे डिसएनफ्रेंचाइजमेंट क्रिएट्स फ्रस्ट्रेशन इन सोसाइटी, मतलब कि राइट्स ना मिलने से सोसाइटी में फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है, एक तरीके से जो है वो लोग जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब कि फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है डिसएनफ्रेंचाइजमेंट का मतलब होता है लोगों से उनके पॉलिटिकल या फिर सोशल राइट्स से छीन लेना, तो उसे हम कहेंगे डिसएनफ्रेंचाइजमेंट। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है डेप्रिवेशन, एक्सक्लूजन, डिस्क्वालिफिकेशन या फिर ऑपरेशन। दोस्तों सबसे पहला हमारा वर्ड है डेप्रिवेशन। डेप्रिवेशन का मतलब होता है वंचित रहना, किसी चीज़ की कमी होना बेसिकली, यानी कि जब किसी के पास ज़िंदगी जीने की सबसे ज़रूरी चीज़ें ही नहीं होती है, जैसे कि पैसा, खाना, नींद, घर, ये सारी चीज़ें अगर नहीं होती है, तो उसे हम डेप्रिवेशन कहते हैं। इसमें जो है वो बेसिकली इंसान की हालत ख़राब हो जाती है। डेप्रिवेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ से वंचित होना। यहाँ पर हमने डेप्रिवेशन किस लिए यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पर हम अधिकारों से वंचित होने की बात कर रहे थे, तो वंचित होने के मामले में हमने जो है वो डेप्रिवेशन का यूज़ किया है। इसके बाद है एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन का मतलब होता है बाहर रखना, किसी चीज़ को शामिल ना करना, किसी चीज़ को इंक्लूड ना करना। जब किसी इंसान या फिर ग्रुप को सामाजिक भेदभाव या फिर रूल्स की वजह से किसी मौके या फिर किसी सोसाइटी से अलग कर दिया जाता है, उन्हें जो है वो उनके राइट्स नहीं मिलते, कोई मौका नहीं मिलता, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, तो उसे हम एक्सक्लूजन कहते हैं। देन इसके बाद है डिस्क्वालिफिकेशन। डिस्क्वालिफिकेशन का क्या मतलब होता है, किसी इंसान को, किसी व्यक्ति को अयोग्य ठहराना, बेसिकली निकाला जाना। यानी कि जब आप किसी नियम, रूल को तोड़ देते हैं, तो आपको किसी गेम, एग्जाम या फिर किसी जॉब की रेस से ऑफिशियली बाहर कर दिया जाता है,
तो उसे हम क्या कहेंगे, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, यानी कि आपको शामिल नहीं होने दिया, आपको आपका अधिकार नहीं मिला। और लास्ट हमारा वर्ड है ऑपरेशन। दोस्तों ऑपरेशन का मतलब होता है अत्याचार या फिर जुल्म, यानी कि दबा कर रखना, शोषण करना बेसिकली, तो उसे हम ऑपरेशन कहते हैं। जब कोई बहुत ही ताकतवर इंसान या फिर सरकार या फिर समाज का किसी मतलब कि कोई इंसान अपने से कमज़ोर पर यानी कि अपने पैरों के नीचे उसे दबा कर रखता है, उसकी आज़ादी छीन लेता है, उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, उससे अधिकार, उसकी प्रायोरिटीज़ या फिर उसकी जो मतलब कि जो भी अथॉरिटीज़ है वो सारी छीन लेता है, तो उसे हम ऑपरेशन कहते हैं। यानी कि किसी का शोषण करना, अत्याचार करना, उस पर जुल्म करना, तो वो होता है ऑपरेशन। तो ये सारे हमारे क्या है, तो सिनोनिम्स है। दोस्तों अब अगर बात की जाए इसके एंटोनिम की, तो एंटोनिम में हमारे पास है एम्पावरमेंट, इंक्लूजन, एनफ्रेंचाइजमेंट या फिर ऑथराइजेशन। एम्पावरमेंट अगर वर्ड देखें तो एम्पावरमेंट का मतलब होता है सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता, किसी को इतना काबिल और इतना मजबूत बनाना कि वो अपने फैसले खुद ले सके, अपनी ज़िंदगी बदल सके, अपने हिसाब से जी सके, अपने अधिकारों को अपने पास वापस ला सके, तो वही होती है एम्पावरमेंट। इंक्लूजन का मतलब होता है सबको साथ लेकर चलना, सबको जो है वो मतलब कि एक साथ लेकर चलना, समाज के हर उस इंसान को अपने ग्रुप या फिर अपने सुविधाओं में शामिल करना, जिससे पहले जो है वो मतलब कि भेदभाव की वजह से अलग रखा गया था, उसे अब जो है वो मतलब कि कंबाइन करना, उसे हम जो है वो इंक्लूड करना, इंक्लूजन करना कह सकते हैं। देन है एनफ्रेंचाइजमेंट, वोट देने का अधिकार। एनफ्रेंचाइजमेंट का क्या मतलब होता है, वोट देने का अधिकार होना, किसी नागरिक को सरकार चुनने या फिर वोट देने का कानूनी अधिकार देना, जिससे वो देश के फैसलों में हिस्सा ले सके, तो उसे हम एनफ्रेंचाइजमेंट कह सकते हैं। और लास्ट है ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन का मतलब होता है कानूनी परमिशन या फिर मंजूरी, किसी को कोई खास काम करने की ऑफिशियल या फिर लीगल ताकत परमिशन देना। इसके बिना वो मतलब कि काम गैर कानूनी होगा, अगर परमिशन मिल जाए तो वो मतलब कि लीगल हो सकता है, तो उसे हम कहेंगे ऑथराइजेशन, जो कि हमारे क्या है, तो सारे एंटोनिम्स है। एक तरफ जो है वो डिसएनफ्रेंचाइजमेंट या फिर हमारे सिनोनिम्स में हमने देखा था कि किसी व्यक्ति को, किसी चीज़ को जो है वो अधिकारों से मतलब कि वंचित रखा जा रहा है, और हमारे एंटोनिम में हम देख रहे हैं कि किसी को मतलब कि सशक्तिकरण यहाँ पर हमने देखा, आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है, सबको साथ लेकर चला जा रहा है, या फिर वोट देने का अधिकार दिया जा रहा है, या फिर कानूनी परमिशन दी जा रही है, जो कि हमारे क्या है, तो एंटोनिम्स है, जो कि डिसएनफ्रेंचाइजमेंट के बिल्कुल अपोजिट है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि हमने एंटोनिम में क्या क्या पढ़ा। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है द न्यू लॉ लिड टू द डिसएनफ्रेंचाइजमेंट ऑफ मैनी सिटीजन्स। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो नया कानून है उसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे जो सिटीजन्स है, यानी कि बहुत सारे जो नागरिक है, उनको जो है वो उनके अधिकार नहीं मिले, यानी कि उनको उनके अधिकारों से वंचित रहना पड़ा। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि डिसएनफ्रेंचाइजमेंट यानी क्या होता है और किस तरीके से हम इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है ओनस। दोस्तों ओनस का मतलब होता है जिम्मेदारी, भार या फिर दायित्व। ओनस का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर बर्डन, जो किसी पर्सन पर होती है। मतलब किसी काम को करने की, प्रूव करने की या फिर हैंडल करने की ड्यूटी अगर किसी पर है तो उसका ओनस उसी पर होता है। तो उस तरीके से हम कहेंगे ओनस। ओनस का मतलब होता है जिम्मेदारी या फिर बर्डन। अगर इसे सिंपल भाषा में समझा जाए कुछ एग्जाम्पल्स के साथ, तो हम कह सकते हैं द ओनस इज ऑन स्टूडेंट्स टू स्टडी। मतलब कि पढ़ाई करने की जो ड्यूटी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जिम्मेदारी है, जो भार है, वो किस पर है, तो पढ़ाई करने का भार स्टूडेंट्स पर है, बच्चों पर है। या फिर हम दूसरा एग्जाम्पल देखें तो हम कह सकते हैं द ओनस ऑफ प्रूफ इज ऑन हिम। मतलब कि प्रूफ देने की ड्यूटी उसकी है, यानी कि प्रूफ देने का काम किसका रहेगा, तो उसका रहेगा। या फिर हम कहेंगे पेरेंट्स कैरी द ओनस ऑफ केयरिंग फॉर चिल्ड्रन। मतलब कि बच्चों की केयर करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जिम्मेदारी है, जो भार है, वो किस पर होता है, तो पेरेंट्स पर होता है, ये उनका ओनस है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में ओनस का मतलब होता है किसी काम या फिर प्रूफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर बर्डन, भार, दायित्व, जिसे हम कह सकते हैं, तो वो होता है ओनस। दोस्तों हमने ये तो देख ही लिया कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेशन, बर्डन या फिर ड्यूटी। दोस्तों रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कर्तव्य, जिम्मेदारी या फिर मजबूरी। यानी कि जब आप पर कोई ऐसा नियम, कानून या फिर मॉरल ड्यूटी लागू की जाती है जिसको आपको हर हाल में पूरा करना ही पड़ता है, तो उसे ऑब्लिगेशन कहते हैं। अगर आप उसे पूरा नहीं करते हो तो अगर वो कानून के अंडर में आता है तो आपको उसकी सज़ा मिल सकती है। या फिर अगर कोई नॉर्मल चीज़ है, जैसे कि मतलब कि अगर मान लीजिए कि कोई पेरेंट जो है वो अपने बच्चों की ड्यूटी पूरी नहीं करता है, तो समाज में उसे बुरा समझा जा सकता है, क्योंकि वो उसका कर्तव्य था, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो उसी सेंस में हम जो है वो ऑब्लिगेशन का यूज़ कर सकते हैं। बर्डन का मतलब होता है किसी चीज़ का भार होना, बोझ होना। ड्यूटी का मतलब होता है आपका कर्तव्य होना। तो ये सारे हमारे क्या है, तो सिनोनिम्स है।
अब दोस्तों अगर एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम में हमारे पास है फ्रीडम, एक्सेम्पशन, रिलीफ या फिर प्रिविलेज। दोस्तों फ्रीडम का मतलब होता है आज़ादी, स्वतंत्रता। एग्जम्पशन का मतलब होता है छूट यानी कि नियम से माफ़ी मिलना। रिलीफ का मतलब होता है राहत यानी कि किसी दर्द से, किसी बोझ से आराम मिलना, छुटकारा मिलना, तो उसे हम रिलीफ कहते हैं। प्रिविलेज का मतलब होता है विशेषाधिकार यानी कि वीआईपी हक यानी कि सबसे अलग हक। ओके, इसमें कोई मुसीबत नहीं होती है बल्कि आपको आपके पद, पैसे या फिर किस्मत की वजह से एक ऐसा स्पेशल फ़ायदा मिलता है जो आम लोगों को नहीं मिल पाता, तो उसी को हम जो है वो प्रिविलेज कहते हैं। यानी कि आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता तो उसे हम प्रिविलेज कहेंगे। अब अगर बात की जाए एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है द ओनर्स ऑफ कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट ऑन टाइम रेस्टेड ऑन द मैनेजर। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि प्रोजेक्ट को टाइम पर कंप्लीट करने की जिम्मेदारी जो है वो किस पर डाली गई थी, तो मैनेजर पर डाली गई थी। यानी कि ओनर्स जो है वो किस पर था, यानी कि वो भार, ये जो बोझ था प्रोजेक्ट को टाइम पर कंप्लीट करने का, वो किस पर था, तो मैनेजर पर था। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें समझाया गया है। दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और आज के हमारे लास्ट वर्ड को हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज का हमारा लास्ट वर्ड आता है बॉटल नेक। दोस्तों बॉटल नेक का मतलब होता है रुकावट या फिर बाधा। यानी कि बॉटल नेक का मतलब होता है ऐसा पॉइंट या फिर ऐसी प्रॉब्लम जो पूरे प्रोसेस को स्लो कर देती है, धीमी कर देती है। जैसे कि सिंपल तरीके से समझिए कि जैसे बॉटल होती है हमारे पास, उसकी जो नेक होती है जहाँ से पानी निकलता है वो बहुत ही पतली होती है और वहाँ से लिक्विड क्या होता है तो स्लोली निकलता है। नीचे जो बॉटल होती है वो बड़ी होती है लेकिन उसका जो नेक है वो बहुत ही छोटा होता है और वहाँ पर आते आते कोई भी सब्सटेंस जो है वो बहुत ही धीरे से निकलने लगता है। वैसे ही बॉटल नेक किसी सिस्टम में स्पीड या फिर प्रोग्रेस को रिस्ट्रिक्ट करती है। यानी कि जब आप कोई काम कर रहे हो, उसकी अगर स्पीड कम हो जाए, उसकी प्रोग्रेस कम हो जाए, कोई काम में रुकावट आए, बाधा आए, तो उसे हम बॉटल नेक होना कहते हैं। बॉटल नेक का मतलब होता है प्रोग्रेस को स्लो करने वाली प्रॉब्लम्स, तो उससे हम कहेंगे बॉटल नेक। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और एग्जाम्पल्स है, जैसे कि हम कह सकते हैं ट्रैफिक क्रिएटेड अ बॉटल नेक ऑन दी हाईवे। मतलब कि ट्रैफिक की वजह से मूवमेंट क्या हुआ तो स्लो हो गया। लैक ऑफ स्टाफ बिकम अ बॉटल नेक इन द प्रोजेक्ट। मतलब कि कम वर्कर की वजह से प्रोजेक्ट क्या हुआ तो डिले हो गया या फिर प्रोजेक्ट जो है वो पूरा नहीं हो पाया। या फिर हम कहेंगे द अप्रूवल प्रोसेस इज़ अ बॉटल नेक। मतलब कि अप्रूवल लेने में इतना टाइम लगता है कि पूरा काम स्लो हो जाता है। तो इस तरीके से आपको समझना है। सिंपल वर्ड्स में ओवरऑल मीनिंग के लिए मैं आपको बता दूं कि बॉटल नेक का मतलब होता है ऐसी बाधा, ऐसा ऑब्स्टैकल जो प्रोसेस या फिर फ्लो को स्लो कर दे, आपके काम को स्लो कर दे, आपके काम की गति को स्लो कर दे, तो उसे हम कहेंगे बॉटल नेक। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है ऑब्स्ट्रक्शन, बैरियर, हिंड्रेंस, ब्लॉकेज। दोस्तों इन चारों का एक ही मतलब होता है किसी चीज़ में बाधा आना, किसी चीज़ में रुकावट आना, कोई चीज़ जो है वो मतलब कि रुक जाना, किसी चीज़ में जो है वो मतलब कि बाधा आने की वजह से उसकी प्रोग्रेस जो है वो स्लो हो जाना, तो उसे हम ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं, बैरियर भी कहते हैं, हिंड्रेंस भी कहते हैं और ब्लॉकेज भी कहते हैं। कोई चीज़ का रुक जाना उसे हम ब्लॉकेज कहेंगे। एंटोनिम की तरफ आए तो एंटोनिम में हमारे पास है एडवांटेज, एड, असिस्टेंस या फिर फैसिलिटेशन। एडवांटेज का मतलब होता है किसी चीज़ का फ़ायदा मिलना। एड का मतलब होता है कोई इमरजेंसी मदद मिलना। असिस्टेंस का मतलब होता है हाथ बटाना, रोज़मर्रा की जो मदद होती है उसमें हम हाथ बटाते हैं तो उसे हम कहेंगे असिस्टेंस। फैसिलिटेशन का क्या मतलब होता है? फैसिलिटेशन का सिंपल मतलब होता है किसी काम को आसान बनाना या फिर सहूलियत देना। बेसिकली जब कोई मुश्किल या फिर लंबा या फिर कोई कॉम्प्लेक्स काम होता है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई बिजनेस डील है, कोई मीटिंग है, कोई सरकारी काम चल रहा है, तो आप बीच में अगर कुछ ऐसा करते हो जिससे वो काम बिना किसी रुकावट के बहुत ही जल्दी और स्मूथली पूरा हो जाए, तो उसी प्रोसेस को हम फैसिलिटेशन कहते हैं। फैसिलिटेशन में आप पूरे सिस्टम या फिर रास्ते को आसान बना देते हैं ताकि काम अपने आप स्मूथली जो है वो चलने लगे, इसमें कोई रुकावट नहीं होती। तो हमने सिनोनिम में और बॉटल नेक के मतलब में क्या समझा था कि किसी चीज़ में जो है वो मतलब कि किसी चीज़ की प्रोग्रेस में रुकावट आती है, और वही हमने एंटोनिम में देखा है कि हमें कोई चीज़ का फ़ायदा मिल रहा है, कोई चीज़ हमारे लिए अच्छे से काम कर रही है, हमारी किसी काम में हमें मदद मिल रही है, या फिर कोई काम जो है वो फैसिलिटेट हो रहा है यानी कि स्मूथली रन कर रहा है, तो उसे हम कहेंगे फैसिलिटेशन, जो कि हमारे पास एंटोनिम में है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है लैक ऑफ फंडिंग बिकम अ मेजर बॉटलनेक इन कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि फंडिंग की कमी होने की वजह से क्या हुआ कि ये जो फंडिंग की कमी है, यही हमारे जो प्रोजेक्ट का है वो सबसे बड़ा मतलब कि बॉटलनेक बना, सबसे बड़ी रुकावट बनी, और इसी की वजह से जो है वो प्रोजेक्ट टाइम पर कंप्लीट नहीं हो पाया। तो इस तरीके से आपको समझना है कि बॉटलनेक यानी क्या होता है और किस तरीके से आप इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिख रहा है वहाँ से भी आप जो है वो डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं।
ताकि आप जो है वो कभी भी किसी भी नए आने वाली वीडियोस को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।